साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आपने आर्टिकल से समझ लिया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 में आम चुनाव आ रहे हैं और सरकार की प्रतिबद्धता है कि वो उपभोक्ता को सस्ता सुलभ भोजन उपलब्ध कराए, क्योंकि इसका पीछे का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि विगत दौर में महंगी प्याज के आंसुओं ने सरकार से बेदखल कर दिया था, जिसके चलते सरकार हर कीमत पर असेंशियल कमोडिटी यानी खाद्य पदार्थ वस्तुओं पर अपना नियंत्रण बराबर बना करके रखना चाहती है। साथियों, जिसके चलते सरकार ने बड़े कठोर निर्यात प्रतिबंध लगा रखे हैं। मात्रात्मक हो, मूल्यांकन हो, या वो अन्य प्रकार के हों, या फिर घरेलू स्तर पर भी जो जिस तरीके के नियंत्रण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि सरकार हर कीमत पर महंगाई को अपने नियंत्रण यानी कि काबू में रखना चाहेगी और उसमें वो किसी भी प्रकार की ढिलाई देना की स्थिति में नहीं है। साथियों, एसेंशियल आइटम में जैसे कि धनिया, प्याज, टमाटर, चीनी, दाल, मटर, ज्वार, बाजरा, रागी और आलू गोभी की भाजी, गेहूं, चावल, तेल, बिना नमक सब फेल। ऐसी स्थितियां हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटी है उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई तेजी की धारणाएं बनने देना नहीं चाहती। सरकार की ऐसी मंशा शुरुआत से रही है और वो मंशा आज भी निरंतर रूप से इसमें बनी हुई है। साथियों, जैसे कि दाल दलहन और तेल तिलहन के आधार पर देखा जाए तो दाल दलहन में भी देश हमारा आत्मनिर्भर नहीं है और तेल तिलहन में भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम आयातित मालों के ऊपर ही हमारी आपूर्तियां टिकी हुई हैं। विदेशी बाजार तेज होते हैं तो घरेलू बाजारों पर उसका असर देखने को मिलता है, लेकिन सरकार की मंशा इस प्रकार की रही है कि वो घरेलू स्तर पर पूर्ण खाद्य पदार्थों पर अपना भरपूर नियंत्रण बना करके चल सके। साथियों, जिसमें देखा जाए तो हमारे यहाँ सरसों तेल, सोया, मूंगफली, कपास, तिल, चावल तेल, ये हमारे घरेलू ऑयल प्रोडक्ट हैं जिनकी हम आपूर्ति अपने उत्पादन से करते हैं। जबकि दूसरी जगह पर पाम, सूरजमुखी, सोया और ओलिव जैसी आयातित जो तेल हैं उन्हें हम सोया जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील से और पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया के द्वारा हम अपनी आपूर्तियों को निश्चित रूप से पूरा करते हैं। साथियों, जैसे जैसे वहाँ तेल तिलहन में या किसी भी तरीके की स्थितियाँ आती हैं और बाजार बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से घरेलू बाजारों पर भी उसका असर देखने को मिलता है। उसी तरीके से साथियों, खपत, मांग और उत्पादन के में जो अंतर है उसके चलते दाल दलहन में भी स्थितियाँ इसी प्रकार की बनी हुई हैं। जैसे कि अरहर, मूंग, मोठ, छोला, चना, मटर, इनकी सभी जैसे कनाडा, बर्मा से हम लोग आयात करते हैं, उसके हिसाब से ही हमारे बाज़ारों के यानी कि हमारे घरेलू बाज़ारों के मूल्य भी निर्धारित होते हैं। साथियों, सरकार हर कीमत पर निर्यातों पर कठोर प्रतिबंध लगाए हुए, जैसे कि गेहूं है, चावल है, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने पहले से ही बैन कर रखी हैं एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि घरेलू मांग को जो है उस तरीके से नियंत्रित करना उनकी मूल धारणा में समाहित है। साथियों, आने वाले दौर में भी अभी सरकार की स्थितियां, जैसा कि अभी केंद्रीय उपभोक्ता फोरम के जो सेक्रेटरी हैं रोहित कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि हमने 5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक कर रखा है देश के अंदर और आगामी टाइम में हम इसे 7 लाख टन के स्तर तक पहुंचाएंगे और 7 लाख टन का स्तर पर पहुंचाने के बाद हम इसे खुले बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं, जिसके चलते हम मार्च तक प्याज के मूल्यों को 20 रुपये केजी तक के स्तर पर लाने की भरपूर स्थिति में आ जाएंगे। तो साथियों, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने जिस प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं खाद्य पदार्थों के निर्यात पर और आयात की भरमार कर रखी है, जिसके चलते फसल आती है उस पीरियड में भी सरकार विदेशों से आयातित माल मंगाने से भी नहीं चूकती, जिसके चलते किसान को तो काफ़ी नुकसान हो ही रहा है। आम व्यापारी को भी इसका अच्छा खासा घाटा, नुकसान यानी कि मुनाफा वसूली से बेहतर होकर के घाटे की ओर जाना पड़ रहा है। कारण ये है कि जब भी फसल आती है तभी आयातित माल आते हैं और आयातित मालों के चलते बाजार जो है समर्थनीय मूल्य से भी नीचे चले जाते हैं, जिस पर सरकार की कोई तवज्जो नहीं है, जिसके चलते लगता है कि सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक स्लोगन है या जो एक अंदर की स्थिति है या किसान को लाभ पहुंचाने की जो मंशा है या व्यापारी को साधने की जो स्थिति है,
इनमें कहीं ना कहीं एक शंका की स्थितियां पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने सरसों के बारे में भी देखा, पिछले साल सरसों का बम्पर उत्पादन हुआ, किसान ने बड़े ऊंचे भाव देखे थे इससे विगत साल में, जिसके चलते उसने बम्पर उत्पादन किया। उसके परिणाम क्या हुए कि सरसों सपोर्ट प्राइस से नीचे चली गई और सरसों को कोई देख रेख वाला नहीं रहा। ऐसा सरसों के इतिहास में पहली बार देखने को मिला, जिसके परिणाम आज तक सरसों तेल उद्योग से जुड़े हुए या अन्य उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं वो आज तक भुगत रहे हैं और स्थितियां उनके सामने बिकट खड़ी हो गई हैं। आगामी दौर उनको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का, ये स्टेट का भविष्य ही ऐसा लगता है कि कहीं खतरे में न पड़ गया हो। साथियों, ऐसी स्थितियों में देश आत्मनिर्भर कैसे होगा, ये एक सोचने वाला विषय है। किसान की दशा कैसे सुधरेगी, ये भी एक सोचने वाला बिंदु है, क्योंकि सरकार कहती जरूर है कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है, लेकिन जब किसान उत्पादन बढ़ाता है तो उसका खैर ख्वाह कहीं कोई दिखाई नहीं देता और उसे बड़े घाटे का सामना करना पड़ता है, जिससे वो अन्य फसलों की तरफ मूव कर जाता है। और जिस चीज़ों की कमी नहीं होती है, किसान जिसका फसल का उत्पादन मूल्य ज़्यादा होता है उसी की पैदावार बढ़ा देता है। परिणाम ये होते हैं कि आगामी दौर में जाकर के उस फसल के भाव चौपट हो जाते हैं और सरकार को किसान को घाटा उठाना पड़ता है। साथियों, सरकार को इस विषय पर जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसान की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी, देश की स्थिति भी सुदृढ़ होने में बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जय जवान जय किसान वाला देश है, जब किसान मजबूत नहीं होगा तो देश भी मजबूत नहीं होगा। साथियों, आगामी दौर बहुत संभल करके चलने का है। ज़्यादा मुनाफा वसूली या ज़्यादा लालच के चक्कर में कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिससे कि हम बाजार की पद्धति से आउट हो जाएं या बड़े घाटे का हमको सामना करना पड़े। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।